तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आइए इनको समझते हैं। विच लैंग्वेजेस डू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली रिलेटिव स्पीक, कि आपके दादा दादी कौन से बुजुर्ग हैं आपके कौन से भाषा बोलते हैं, या आप कुछ भी अपना आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर है। जैसे कि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कन्नड़ और लिटिल बिट ऑफ हिंदी बोलते हैं। फिर है आपका हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम, वो अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं और आप उनके साथ अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं। तो जो बुजुर्ग हैं वो स्पेंड करते हैं, मेरे दादा दादी अपना टाइम गार्डनिंग करते हुए, टेंपल जाते हुए, और मैं उनके साथ समय व्यतीत करता हूँ। उनसे चाइल्डहुड स्टोरीज़ सुनता हूँ और उनको स्मार्टफोन ऐप्स कैसे इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में बताता हूँ। फेवरेट एक्सपीरियंस क्या है आपका उनके साथ? तो मेरा फेवरेट एक्सपीरियंस उनके साथ है टेरेस, घर की छत के ऊपर गर्मियों के दिनों में, गर्मियों की रातों में टेरेस छत के ऊपर उनके साथ बैठना, आम खाना और अपनी दादी माँ से जो फोक टेल्स हैं, ठीक है, हमारी ट्रेडिशनल कहानियाँ हैं, वो सुनना। और बट इज़ समथिंग दैट द एल्डरली इन योर फैमिली कैन नॉट डू इजीली बट एन्जॉय वाचिंग यू डू, कि आपकी जो भी बुजुर्ग हैं आपकी फैमिली में, ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनको अच्छे से करनी नहीं आती लेकिन उनको देखना बहुत पसंद है लेकिन वो कर नहीं पाते। तो मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, दादाजी, वो उनको डिफ़िकल्ट टू यूज़ स्मॉल टच स्क्रीन, जो छोटी टच स्क्रीन्स होती हैं चाहे फ़ोन कह लो, उनकी टच स्क्रीन को यूज़ नहीं करना आता, लेकिन उनको बड़ा अच्छा लगता है जब मैं फास्ट पेस्ड वीडियो गेम्स खेलता हूँ। इसका आंसर आप ये भी लिख सकते हो कि मेरे दादा दादी को वो खेल नहीं सकते, ठीक है, तो उनको मुझे आउटडोर गेम्स प्ले करना जैसे फ़ुटबॉल खेलना पसंद वो करते हैं, मुझे देखना, ठीक है जी। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे। आगे आपका ये दिया गया है, ये दिया गया पैराग्राफ को आप रीड करो और जो भी आपको ये बोल्ड में वर्ड्स दिए गए हैं इनका आपने मतलब इन दिए गए बॉक्स में से जो वर्ड्स हैं वो आपने देख के पता करना है, ठीक है। जैसे प्रोटैगोनिस्ट का मतलब क्या होता है, डिबेट का मतलब क्या होता है। तो प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर, डिबेट का मतलब होता है डिस्कस करना, डिस्कशन। एपिसोड का मतलब हो गया किसी कहानी का पार्ट। कम्युनिटी यानी कि एक ही क्षेत्र में लोग जो रह रहे हैं। कंसंट्रेशन, फोकस। ईगरली यानी कि एक्साइटेडली। कन्विंसिंग जो बिलीवेबल हो, जो जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकें। गाइडेड यानी कि डायरेक्टेड, जिसको दिशा दी गई हो या इंस्ट्रक्शन दी गई हो, ठीक है जी। तो इसके बाद आपकी कौन सी एक्सरसाइजेस आ जाती हैं? तो ये वाली एक्सरसाइजेस हैं आपकी कि एक तरफ आपके टेबल में कॉज दी गई है और दूसरी तरफ इफ़ेक्ट दिया गया है। कॉज कारण हो गया, उस कारण का क्या प्रभाव पड़ा वो इफ़ेक्ट हो गया। तो कहीं पे कॉज खाली है, इफ़ेक्ट दिया गया है, कहीं पे कॉज दिया गया है, इफ़ेक्ट खाली है। तो कहानी का जो हिस्सा है पार्ट 1, उसको समझते हुए आपने इनके आंसर देने हैं। हाँ, तो कॉस्ट दी नहीं गई, इफ़ेक्ट दिया गया है कि मॉर्निंग पेपर्स जो थे वो लेट आते थे और वीकली मैगजीन्स भी एक दिन बाद आती थी, ठीक है, ये इफ़ेक्ट पड़ा। कॉज क्या थी, इसकी कारण क्यों था मैगज़ीन और अखबार लेट आने का कारण क्या था कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो विलेज का था वो बहुत अच्छा नहीं था। फिर ग्रैंड मदर कृष्णा नेवर वेंट टू स्कूल, ग्रैंड मदर कभी स्कूल नहीं गई। अब इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा, वो स्कूल नहीं गई तो वो मैगज़ीन वगैरह, नॉवल वगैरह खुद से पढ़ नहीं पाती थी, कुड नॉट रीड द मैगज़ीन, ठीक है जी। उसके बाद आपका शी वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन द स्टोरी एंड डिस्कस्ड इट विद हर फ्रेंड्स, वो स्टोरी में बहुत इंटरेस्ट दिखाने लग गई और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया, ठीक है। तो ये आपका इफ़ेक्ट पड़ा। तो कॉज क्या थी इसकी, स्टोरी में इंटरेस्ट कैसे बना दादी माँ का, क्योंकि एवरी वेंसडे नरेटर रेड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ काशी यात्रा टू हर, क्योंकि इंटरेस्ट क्यों बना दादी जी का, क्योंकि हर वेडनेसडे सोमंगल बुधवार, हर एक बुधवार को काशी यात्रा नॉवल उनके जो ग्रैंड डॉटर थे वो, ठीक है, पोती, वो पढ़ के दादी जी को सुनाती थी, अपनी ग्रैंड माँ को। फिर नरेटर वेंट टू अ वेडिंग फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए शादी में गया नरेटर। तो इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा, ग्रैंड मदर हेल्पलेस महसूस हुई और वो डिपेंडेंट उसको महसूस हुआ, क्योंकि उसको स्टोरी पढ़ने के लिए उसके आसपास कोई नहीं था और ख़ुद वो स्टोरी पढ़ नहीं सकते थे। उसके बाद आपका ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू स्कूल, दादी जी कभी स्कूल क्यों नहीं गई,
कारण क्या था? क्योंकि उस समय एजुकेशन को असेंशियल इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी कि जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो बाहर जाके स्कूल में जाएं। ठीक है, एक तो ये कारण था, और दूसरा वो स्कूल क्यों नहीं गई थी? क्योंकि यंग एज में दादी माँ के मदर की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने उनकी फिर बाद में शादी हो गई, बच्चे हो गए, घर संभाला, इन चक्करों में वो स्कूल नहीं गई थी। ग्रैंड मदर रिग्रेटेड नॉट गोइंग टू स्कूल। ग्रैंड मदर जो है वो, उनको वो पछतावा हो रहा है स्कूल ना जाने का। तो इस पछतावे के चक्कर में उनका इफ़ेक्ट क्या पड़ा? फिर उन्होंने क्या निर्णय लिया था? उसने ये निर्णय लिया था कि ताकि उनके बच्चे जो हैं वो अनपढ़ ना रहें, बच्चों को उन्होंने स्कूल भेजा, अपने चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन को, और उन्होंने कन्नड़ भाषा के अल्फ़ाबेट्स को भी सीखने का उन्होंने प्रण लिया था। ठीक है, ये इफेक्ट पड़ा था। आगे जी फिर है, डू यू थिंक द नरेटर एक्सपेक्टेड टू सी योर ग्रैंड इन टीयर्स? में हाँ, जब नरेटर जो है, यानी कि जो लड़की है, जब वो अपनी शादी टेंड करके वापस गांव में आई, तो क्या वो सोच सकती थी कि मेरे दादी माँ आंसुओं में होंगे, कि वो रो रहे होंगे? आपने कारण देना है, वाई नॉट। तो नहीं, नरेटर जो था वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मेरी दादी रो रही होगी। ठीक है, कहानी कहती है कि जो लड़की है, जब उसने दादी को रोते हुए देखा तो वो सरप्राइज़ हुई, क्योंकि उसने कभी भी अपनी दादी को रोते हुए नहीं देखा था मुश्किल से मुश्किल समय में। जो ग्रैंड मदर थी वो अक्सर गुड लुकिंग थी, हमेशा हंसती रहती थी। तो जब नरेटर ने 12 साल की उस लड़की ने, नरेटर ने दादी जी को अनहैप्पी देखा तो उसको शौक लगा। हाउ माइट द नरेटर हेल्प हर ग्रैंड डॉटर टू फुलफिल हर डिज़ायर टू लर्न टू रीड? ठीक है, तो जो नरेटर है, यानी कि जो लड़की है, वो अपनी ग्रैंड मदर की मदद कैसे कर सकती है रीड और राइट करने में? तो वो उसकी ट्यूटर बन सकती है, उसको एनकरेजमेंट दे सकती है, मटेरियल पढ़ने के लिए प्रोवाइड कर सकती है, और माइलस्टोन से सेट कर सकती है गोल्स। ठीक है, तो ट्यूटर कैसे बनेगी? कन्नड़ भाषा के अल्फ़ाबेट उनको सिखा सकती है। एनकरेज कैसे करेगी? कि दादी जी की एज का मजाक ना उड़ाएगी, इतने बूढ़े होके वो अपना ABC कन्नड़ भाषा का अल्फ़ाबेट सीख रहे हैं, मजाक ना उड़ाए, उनको हल्लाशेरी दे। और मटेरियल्स दे सकती है, उनको स्टेशनरी सामान दे सकती है, पेंसिल, स्लेट्स वगैरह, नोटबुक्स। माइलस्टोन सेट कर सकती है। ठीक है, कि आपने इस दिन तक इतना अपने सिलेबस अपना याद करना है। जैसे दशहरा तक उन्होंने डेडलाइन रखी थी कि मैं खुद काशी यात्रा नावल पढ़ना स्टार्ट कर दूंगी। ओके, उसके बाद आपकी अगली एक्सरसाइज ये रही, चेक योर अंडरस्टैंडिंग में आपके ट्रू फॉल्स हैं। तो ग्रैंड मदर वांटेड टू लर्न कन्नड़, हाँ, दादी जी सीखना चाहते थे कन्नड़ अल्फ़ाबेट ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सकें, बिल्कुल सही, ट्रू। जो ग्रैंड मदर, हाँ, ग्रैंड मदर ने विलेज में किसी को कहा कि तुम मेरे लिए काशी यात्रा पढ़ो, जब नरेटर बाहर गई हुई थी। नहीं, वो करना तो चाहती थी कि हाँ, कि जिस गांव में नरेटर गई हुई है लड़की, उस गांव में जाके वहाँ उससे पढ़वाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। नरेटर वाज द ग्रैंड मदर फर्स्ट टीचर। जो लड़की थी वो अपनी दादी की पहली टीचर थी, और उसने सिखाया कन्नड़ भाषा रीड करना, बिल्कुल सही। ग्रैंड मदर ने बिलीव किया कि कोई एज लिमिट नहीं होती लर्निंग की, बिल्कुल सही, ट्रू। उसके बाद ग्रैंड मदर ने टच किए नरेटर के, यानी कि अपनी पोती के पैर, क्यों? क्योंकि वो टीचर के तौर पे उसको रिस्पेक्ट दे रही थी, हाँ, बिल्कुल सही। जो नरेटर थी वो डिसअपॉइंट हो गई थी अपनी ग्रैंड मदर की प्रोग्रेस से। नहीं, डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होती, दादी जी ने बहुत फ्लुएंटली सीखी कन्नड़ भाषा, ये फॉल्स है। तो इसके बाद आपका क्या है, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है। ठीक है, ये सारा आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है, और इस एक्सट्रैक्ट के बेसिस के ऊपर आपने ये MCQ वगैरह सॉल्व करने हैं। तो पहला MCQ है कि जो नेवर सीन हर क्राई इन द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशंस फ्रेज़ है, ये ग्रैंड मदर के बारे में हमें क्या बताता है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में दादी जी भी कभी उसको रोते नहीं देखा था, कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग विल्ड हैं। ठीक है, तो पहले का आंसर होगा स्ट्रॉन्ग विल्ड हैं वो। उसके बाद आया है कि आपने करेक्ट ऑप्शन भरना है चूज़ करके ब्रैकेट में से। ग्रैंड मदर ने रिप्लाई दी नरेटर को, जब लड़की ने पूछा कि क्या दादी ठीक है, क्योंकि
शी माइट हैव बीन टू डैश टू रिस्पॉन्ड। दादी जी ने जवाब क्यों नहीं दिया था जब हाल चाल पूछा था लड़की ने कि आप रो क्यों रहे हो? दादी जी इमोशनल थी कि टायर्ड थी? वो इमोशनल थी, ठीक है, इमोशनल थी वो। उसके बाद आपने क्लू आइडेंटिफाई करना है एक्सट्रैक्ट में से जो आपको बताता है कि रूरल सेटिंग है विद ट्रेडिशनल कस्टम्स, कि ये कहानी का बैकग्राउंड जो है वो एक विलेज का है, रूरल सेटिंग का है। तो कौन सी लाइन है कि जैसे कहानी में बताया गया है स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस, खुली छत पे सोना, ठीक है, और अव्वा शब्द का इस्तेमाल करना, ठीक है, दादी माँ को कहते हैं रूरल सेटिंग में, कन्नड़ भाषा में, विलेजेस में। तो ये दो चीज़ें आपको बताती हैं कि रूरल सेटिंग है, विलेज से जुड़ी हुई स्टोरी है। फिर आपने वो लाइंस बतानी है जो आपको शो करती हैं टेंडर एटमॉस्फेयर है। टेंडर एटमॉस्फेयर की बहुत इमोशनल डेलिकेट एटमॉस्फेयर है। कौन सी लाइन आपको बताती है कि अव्वा केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी, हर अफेक्शनेट हैंड्स टच माई फोरहेड, कि अव्वा मेरे पास आके बैठे और उनके प्यार भरे हाथों से उन्होंने मेरा माथा टच किया। फिर उसके बाद आपका ये MCQ है, वो ऑप्शन आपने करेक्ट बतानी है जो आपको बताती है, नहीं बताती जो नॉट एम्फेसाइज्ड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। ये गिवन एक्सट्रैक्ट जो है ये कौन सी बात आपको नहीं बताता। तो जो गिवन एक्सट्रैक्ट है आपका, इसमें क्या हो रहा है कि जब मैं विलेज से वापस आई मैंने ग्रैंड मदर को टीयर्स में देखा, सरप्राइज़ लगा मुझे, मैंने कभी रोते नहीं देखा था मुश्किल हालातों में उनको। अव्वा से पूछा कि सब कुछ ठीक है, मैं उनको अव्वा कहती थी जिसका मतलब होता है मदर कन्नड़ भाषा में, ठीक है। अव्वा ने नॉड किया लेकिन रिप्लाई नहीं दिया, मुझे समझ नहीं आया। फिर रात में डिनर के बाद हम खुले टेरेस पे सो रहे थे छत पे, समर नाइट थी, फुल मून था। अव्वा आए मेरे पास बैठ गए और अपने लवेबल हाथों से मेरे माथे को टच किया। तो ये सब कुछ है। इसमें क्या बताया गया है, इमोशनल टर्माइल ऑफ द ग्रैंड मदर बताया गया है, दादाजी का जो इमोशनल ट्रॉमा है वो बता रहे हैं। अफेक्शनेट बॉन्ड बिटवीन नरेटर एंड मदर, ग्रैंड मदर, हाँ जो प्यार भरा रिश्ता है उसके बारे में बताया गया है। ग्रैंड मदर्स रिग्रेट ओवर हर लैक ऑफ एजुकेशन, ग्रैंड मदर ने अपने पढ़ाई के बारे में तो कुछ नहीं बताया। नरेटर्स कंसर्न फॉर हर ग्रैंड मदर, हाँ ये भी शो हुआ है क्योंकि उसने हाल चाल पूछा था। तो इसका C ऑप्शन है, ठीक है। इस पैराग्राफ में आपको बताया नहीं गया ग्रैंड मदर ने अपने लैक ऑफ एजुकेशन के रिग्रेट के ऊपर कोई बात नहीं की, बस वो उनके पास आके बैठी और उन्होंने अपने प्यार भरे हाथों से उसको टच किया। नेक्स्ट आपका एक्सट्रैक्ट है, मैंने डिसाइड किया कि मैं कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीखूंगी, कल से मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगी। सरस्वती पूजा जो डे है दशहरा तक मैं डेडलाइन मानती हूँ, उस दिन तक मैं नावल पढ़ना खुद ब खुद सीख लूँगी। मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। मैंने उनके चेहरे पे डिटर्मिनेशन देखा, पर मैं हंसी कि अव्वा कि आप 62 एज में अल्फ़ाबेट सीखना चाहते हो कन्नड़ का। सारे बाल आपके सफ़ेद ग्रे हो चुके हैं, हैंड्स रिंकल्ड हैं, झुर्रियाँ हैं, एनके पहनते हो आप, स्पेक्टेकल्स, और किचन में इतना काम होता है। चाइल्डिशली मैंने मजाक उड़ाया अव्वा का। अव्वा कहते हैं अगर कारण अच्छा हो और आपकी इच्छा शक्ति प्रबल हो, डिटरमाइंड हो आप, तो कोई भी बाधा पार कर सकते हो। मैं हार्ड वर्क करूँगी सभी से ज़्यादा और मैं ये कर लूँगी क्योंकि लर्निंग के लिए कोई उम्र नहीं होती। ये पैराग्राफ है। तो MCQ क्वेश्चंस आपके पहले है कि जो ग्रैंड मदर की स्टेटमेंट है आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, ये दादी जी के करेक्टर के बारे में क्या बताती है। शी वांटेड टू बी लिटरेट, वो पढ़ना चाहती थी, हाँ बिल्कुल सही है। शी डिज़ायर्स सेल्फ सफिशेंसी, शी वांट्स टू प्रूव हर इंटेलिजेंस टू अदर्स, नहीं ये गलत है। शी फील्स प्रेशर्ड बाय सोसाइटी टू लर्न, नहीं प्रेशर कोई नहीं था, वो खुद से सीखना चाहती थी। और लिटरेट तो बनना चाहती थी लेकिन वो आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, सेल्फ सफिशेंसी, B ऑप्शन सही होगा। हाँ शी डिज़ायर्स सेल्फ सफिशेंसी, ठीक है, कि आत्मनिर्भर हो वो। फिर आपने ब्लैंक फिल करनी है। ग्रैंड मदर की जो डिटर्मिनेशन थी वो बताती है कि पढ़ने की कोई एज लिमिट नहीं होती, जेंडर बायस नहीं होता, कल्चरल वेरिएशन, एज लिमिट नहीं होती, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, कभी किसी भी उम्र में आप सीख सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर आपका एज लिमिट है। आगे आपका है, आपने सूटेबल रीज़न देना है। नरेटर हंसी अपनी ग्रैंड मदर के डिसीजन के ऊपर कि वो कन्नड़ भाषा के अल्फ़ाबेट सीखना चाहते हैं 62 की एज में। क्यों हंसी थी वो? क्योंकि लड़की का स्टीरियोटिपिकल व्यू था कि जो लर्निंग है, सीखना है, वो बचपन की एक्टिविटी है और वो उसको ये
वो समझ नहीं पा रही थी, कि दिमाग में नहीं बिठा पा रही थी कि ग्रैंड मदर की जो फिजिकल साइंस है एजिंग के, कि उनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, एनके पहनते हैं, तो वो कैसे इतनी ओल्ड एज में कन्नड़ भाषा के जो अल्फ़ाबेट है वो सीखेंगे, स्टूडेंट कैसे बनेंगे इतनी ओल्ड एज में, कि बच्चे सीखते होते हैं अल्फ़ाबेट्स। तो इस बात पे वो हंसी आ गई थी उसको। 2 क्वालिटीज़ आपने ग्रैंड मदर की बतानी है। आप लिख सकते हो डिटर्मिनेशन और ह्यूमिलिटी। डिटर्मिनेशन यानी कि विल पावर स्ट्रांग थी, सीखने का दृढ़ निश्चय। ह्यूमिलिटी मतलब कि सहानुभूति, कि वो लवेबल थे, केयरिंग पर्सन थे। फिर आपका है कि वो पूछता है कि आप कैसे कह सकते हो कि नरेटर जो है वो अपनी ग्रैंड मदर के प्रति अजम्पशंस बना रही है, कि ओल्ड एज है, बाल सफ़ेद हैं, किचन में काम है, तो ये अजम्पशंस क्यों बना रही है? कि हाँ, जो नरेटर है वो अजम्पशंस बना रही है क्योंकि जो ग्रैंड मदर की फ़िज़िकल एज है, ठीक है, वो बूढ़े हो चुके हैं वो, और जो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किचन में कितना काम होता है, लड़की को लगता है बूढ़ी एज होने के कारण और किचन में ज़्यादा काम होने के कारण कि वो जो सीखना है, जो लर्निंग प्रोसेस है, उनके लिए इम्पॉसिबल होगा। इसकी वजह से वो अजम्पशन बना रही है। फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स आ गए। आपने क्वेश्चन आंसर्स का जवाब देना है कि आपको क्यों लगता है जो ग्रैंड मदर हैं उन्होंने एम्बेरसमेंट उनको फील होती है कि अगर वो किसी और को रीड करने के लिए कहें जब नरेटर अवे था, ठीक है। तो ग्रैंड मदर ने जब नरेटर अवे था, दूर था, शादी पे गई हुई थी वो लड़की, तब उसने किसी और से पढ़वाने के लिए अपना नावल, उनको शर्म क्यों आ रही थी? दादाजी को लगता था कि जो उनकी उम्र है 62 और वो उस उम्र में पढ़ भी नहीं पा रहे, तो बहुत उनकी वो एम्बेरसमेंट वाली बात थी, वल्नरेबिलिटी थी। वो नहीं चाहते थे कि वो अपनी जो इग्नोरेंस है, ठीक है, मैं अनपढ़ हूँ, ये बात नेबर्स को और लोगों को पता लगे, क्योंकि फिर वो खुद को और हेल्पलेस महसूस करेगी, डिपेंडेंस महसूस करेगी, ठीक है। तो वो नहीं बताना चाहते थे कि मैं अनपढ़ हूँ, और एम्बेरसमेंट वो फील नहीं करना चाहते थे। फिर शुरू में नरेटर जो है लड़की, वो हंसी क्यों अपनी दादी माँ के डिटर्मिनेशन के ऊपर कि वो 62 की एज में सीखना चाहते हैं कन्नड़ भाषा। जो नरेटर थी वो 12 साल की बच्ची थी, ठीक है, और जिसने दुनिया भी नहीं देखी थी, लिमिटेड लेंस ही था से ही दुनिया देखी थी। उसके लिए एजुकेशन वो ये था कि स्कूल के बच्चे उसको सीखते हैं, पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट्स को, ठीक है। और जब उसने एक बूढ़ी औरत को ये चीज़ उन्होंने सुनी कि हाँ मेरी ग्रैंड मदर जो बूढ़े हैं वो सीखना चाहते हैं अल्फ़ाबेट्स को, तो वो बात जो है लड़की को थोड़ी सी मजाकिया लगी। फिर काशी यात्रा जो स्टोरी है इसका क्या महत्व है ग्रैंड मदर की ज़िंदगी में और इस चैप्टर की कहानी में? तो जो नॉवल है काशी यात्रा वो बहुत ही पावरफुल पैरेलल है। जो प्रोटैगोनिस्ट यानी कि मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, ठीक है, इस बुक का, काशी यात्रा का, उसने सेक्रीफाइस कर दी थी अपनी पिलग्रिमेज, कि वो काशी जाना चाहती थी रिलीजियस यात्रा के ऊपर, लेकिन उसने अपने पैसे जो बचाए हुए थे काशी जाने के लिए वो दान दे दिए थे एक ऑर्फन लड़की की शादी के लिए, ठीक है। बुक के कैरेक्टर ने सेक्रीफाइस किया, वैसे ही जो कृष्टका थे दादी जी, उन्होंने भी सेक्रीफाइस किया क्या, अपनी एजुकेशन को, बच्चों को, फैमिली को पालने के लिए, ठीक है। तो जो ग्रैंड मदर थी वो आइडेंटिफाई खुद को कर रही थी, जो कहानी का प्रोटैगनिस्ट था, ओल्ड लेडी जिसने पैसे दान दिए दिए थे ऑर्फन लड़की को, अपनी काशी जाने की यात्रा को छोड़ दिया था, उसे वो आइडेंटिफाई कर रही थी, ठीक है। और जो पढ़ना लिखना है, लिटरेसी है, ठीक है, वो कृष्टका यानी कि दादी जी के लिए खुद की ही एक यात्रा बन गई थी इंडिपेंडेंट होने के लिए। तो ग्रैंड मदर का जो डिज़ायर था लर्न करने के लिए कन्नड़ा अल्फ़ाबेट, ये दादी जी के बारे में क्या बताता है? जो दादी जी का डिटर्मिनेशन है, ये बताता है दादी जी की रिजिलियंस के बारे में, कि मुश्किलों से भी लड़ना, और इंटेलेक्चुअल हंगर, सीखने की इच्छा। ये चीज़ ये शो करती है कि वो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग, स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले वुमेन थे, जो ये विश्वास करते थे इसमें कि जो खुद के सर्कमस्टांसिस हैं, सिचुएशंस हैं, वो हमको परमानेंटली डिक्टेट नहीं करती कि हमारी क्या कैपेबिलिटी हैं, ठीक है, हमको लिमिटेड नहीं करती। जैसे बिजी चाइल्डहुड होने के बावजूद भी और शादी होने के बाद भी वो कन्नड़ भाषा के अल्फ़ाबेट सीखने की क्षमता रखती हैं।
फिर क्या लेसन्स आपने सीखे हैं ग्रैंड मदर, क्या आपने लेसन सीखा जब ग्रैंड मदर ने नरेटर के पैरों को टच किया था, और क्यों टच किया था उन्होंने। जो ये एक्ट है नरेटर के पैरों को टच करना, ठीक है, एक बुजुर्ग ने बच्ची के पैरों को टच किया, वो ये चीज़ बताती है कि जो नॉलेज है वो उम्र से परे है और हिरार्की से परे है, ठीक है। हिरार्की इसमें मतलब ये हो गया कि छोटे बच्चे ही बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया। अब जो ग्रैंड डॉटर के पैरों को टच किया, इसका मतलब ये हो गया कि ग्रैंड मदर जो है वो एक अपनी पोती को टच नहीं कर रही उनके पैरों को, बल्कि एक टीचर के तौर पे टच कर रही है, ठीक है। कि वो ये उनके एक्ट से ये पता लगता है कि रिस्पेक्ट अर्न की जाती है, जो नॉलेज है, विजडम है, ज्ञान को शेयर करके। जहाँ से भी ज्ञान मिले उसको लो, टीचर चाहे जो भी हो, उम्र में बड़ा चाहे छोटा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, जो नीचे की लाइन है, नीचे दी गई लाइन है, ये आपको स्टोरी की थीम के बारे में क्या बताती है कि एक अच्छी कॉज के लिए अगर आप डिटरमिन्ड हो तो कोई भी ऑब्स्टैकल आप पार कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि ह्यूमन की विल पावर को, दृढ़ निश्चय, विल पावर को, डिटर्मिनेशन के बारे में बताती है। ये लाइन ये सुजेस्ट करती है कि जो बाहरी समस्याएं होती हैं, जैसे एज का होना, रिसोर्सेज कम होना, ठीक है, या सोशल स्टिग्मा होना कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं कि आप तो कर नहीं पाओगे, आपकी उम्र इतनी ज़्यादा है, सीख नहीं पाओगे नई स्किल्स को, तो ये सभी सेकेंडरी होते हैं। इंटरनल रिजॉल्व जो होता है, खुद का दृढ़ निश्चय, मेंटल फोर्टिट्यूड, वो ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपकी जो इंटेंट है, जो इच्छा है वो प्योर है और जो कारण है वो अच्छा है, तो सक्सेस इनएविटेबल है कि आपको प्राप्त होनी ही होनी है। फिर है कि कितनी इफेक्टिवली ये स्टोरी हाईलाइट करती है एजुकेशन की इम्पोर्टेंस, ठीक है। पर्सनल इंडिपेंडेंस, अगर आपने आत्मनिर्भर होना है तो उसमें एजुकेशन क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो ये स्टोरी आपको कैसे बताती है। तो ये स्टोरी बताती है कि जो लिटरेसी है वो किताबें पढ़ने तक ही नहीं सीमित है, बल्कि ये आत्मसम्मान की भी बात होती है जो एक आदमी पढ़ा लिखा होता है। अब इस कहानी में अव्वा जो थे, ग्रैंड मदर दादी जी कृष्टका, वो वेल ऑफ थे, रिच फैमिली के थे, लेकिन फिर भी वो इंडिपेंडेंट नहीं थे। क्योंकि वो लिटरेट नहीं थे, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। जब वो उन्होंने एजुकेशन प्राप्त कर ली, पढ़ना लिखना सीख लिया, कन्नड़ अल्फ़ाबेट्स को, तो उनसे सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी बढ़ी, उनको कॉन्फिडेंस मिला और वो आत्मनिर्भर भी हो गए। और ये चीज़ें जो हैं, कॉन्फिडेंस, आत्मनिर्भरता, ये पैसा बाय नहीं कर सकता। पैसा होने के बावजूद भी दादी जी अनपढ़ थे, तब भी वो अपने को कितना वो इन्फीरियर महसूस करते थे, ठीक है। तो उसके बाद आपको वोकेबुलरी वगैरह दी गई है, ठीक है। आपने कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। तो सिंक और स्विम का मतलब क्या होता है, पहले का 7th है। सिंक और स्विम का मतलब होता है सक्सीड करना या फेल करना बिना किसी की मदद से। और उसके बाद है आपका ऑन एंड ऑफ का मतलब क्या होता है, नंबर 5। ऑन एंड ऑफ यानी कि समटाइम्स, ओकेजनली, कभी कभी। उसके बाद मिक्स एंड मैच का मतलब होता है नंबर 1। मिक्स एंड मैच करना, अलग अलग डिफरेंट चीज़ों को एक साथ मिला के अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ देखना, कंबाइन करना, कॉम्बिनेशंस बनाना। ऑल और नथिंग, सब कुछ या कुछ भी नहीं। 4th का आपका 8th है, 4th का आपका 8th है। अपना ऑल और नथिंग का मतलब हो गया कि या तो समथिंग टू बी डन कम्प्लीटली, या पूरा कर लो या छोड़ दो, कुछ भी ना करो, नॉट एट ऑल, ठीक है। उसके बाद पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है हिस्सा। 5 का मतलब 2, कि कंप्लीट पार्ट ऑफ और बिलोंग टू, ठीक है। जैसे दुख दर्द ज़िंदगी का हिस्सा है, उतराव चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा है, तो हाइज एंड लोज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। उसके बाद पिक एंड चूज़, 6th का है 3rd। पिक एंड चूज़ मतलब कि चूज़ ओनली द बेस्ट, ओनली द बेस्ट, सिर्फ अच्छी चीज़ें या अच्छी व्यक्ति को चूज़ करो, ठीक है। उसके बाद सूनर और लेटर। सूनर और लेटर का मतलब क्या हो गया, 7th का 4, यानी कि एट समटाइम्स इन द फ्यूचर। सूनर और लेटर, ठीक है, या जल्दी या थोड़ा सा इंतज़ार करके, लेकिन फ्यूचर पीरियड में, ठीक है। फिर एंड वाला जो लीप्स एंड बाउंड्स हैं, इसका मतलब क्या हो गया, नंबर 6, इंक्रीज़ और डेवलप वेरी क्विकली। लीप्स एंड बाउंड्स यानी कि छलांगे लगाना, कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना या बहुत जल्दी बढ़ना, ग्रो करना,
फिर आपने ये क्या थे आपके, ये बाइनोमियल्स थे आपके। बाइनोमियल्स क्या होते हैं, दो वर्ड्स का एक्सप्रेशंस होती हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ टू वर्ड्स होते हैं जिनको लिंक किया जाता है कंजंक्शन के साथ, चाहे एंड लगा हो चाहे और, जैसे सिंक और स्विम और लगा हुआ है, ऑन एंड ऑफ एंड लगा हुआ है, और फिक्स्ड ऑर्डर में ही यूज़ होते हैं, ठीक है। स्विम और सिंक नहीं होगा, सिंक और स्विम ही होगा, ठीक है। जैसे राइट और रॉन्ग, बाइनोमियल्स, दो इकट्ठे जोड़ों में शब्द। फिर आपने कोई भी 5 बाइनोमियल्स इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। तो ये आपको सेंटेंस दिए गए हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद आपका क्या है, ये बॉक्स आपको दिया गया, अनहैप्पी, अनयूजुअल, अनफॉर्चुनेटली, इररिस्पेक्टिव, इंडिपेंडेंट। जो शब्द हैं ये ऐड करके बने हैं प्रीफिक्सेस को, जैसे अन, इर, इन, ठीक है, जो ऑपोजिट या नेगेटिव मीनिंग देते हैं। ओके ओके ओके। तो ये आपको बॉक्स दिया गया है, कॉलम 1 और कॉलम 2 है। ये कॉलम 1 के जो शब्द हैं इनमें इनके प्रीफिक्स शब्द के आगे लगते हैं। तो ये 6 प्रीफिक्सेस आपने लगा के देखने हैं कॉलम 1 में दिए गए शब्दों से, कॉलम 2 में आपने बनाने हैं, ठीक है जी। पॉपुलर का क्या हो गया, दिया ही हुआ था अनपॉपुलर। बिलीफ का हो गया आपका डिसबिलीफ। इम्पॉर्टेंट का हो गया आपका अनइम्पॉर्टेंट। रिस्पेक्ट का हो गया आपका डिसरिस्पेक्ट। करेक्ट का हो गया आपका इनकरेक्ट। कॉन्टिन्यू का डिसकॉन्टिन्यू। अंडरस्टैंड का मिसअंडरस्टैंड। ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इंटरेस्टिंग अनइंटरेस्टिंग। पॉसिबल इम्पॉसिबल, ठीक है जी। और कोई भी 5 प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करके आपने सेंटेंस बनाने हैं, और ये आपको आप बना लेना कोई नहीं, स्टोरी में से कोई भी। उसके बाद आपका आता है जो सेंटेंस है कि आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। द फ्रेज पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, जो पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स फ्रेज है, फ्रेज होता है इनकम्प्लीट सेंटेंस, पूरा सेंटेंस नहीं होता, ये हाफ सेंटेंस होता है। पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स जो है वो एक ईडियम है, ठीक है। मतलब क्या होता है, पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, उड़ते हुए रंगों से पास होना, यानी कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, बहुत बेहतरीन आपने काम किया। तो कॉलम 1 में ईडियम्स दिए गए हैं, कॉलम 2 में मीनिंग्स आपने मैच करने हैं। तो पहला ईडियम है टू हिट द बुक्स, किताबों को हिट करना, यानी कि सीरियसली स्टडी करना। टू ड्रा अ ब्लैंक, एक खाली रेखा खींचना, इसका मतलब क्या हो गया, टू ड्रा अ ब्लैंक यानी कि अनेबल टू रिमेंबर, कि आपको याद नहीं आ रहा, ब्लैंक हो गए आप। थर्ड है टू लर्न द रोप्स, रस्सियों को सीखना, यानी कि अंडरस्टैंड करना किसी एक्टिविटी को कैसे करते हैं, टू लर्न द रोप्स उसको कहते हैं। टू रैक वंस ब्रेन, टू रैक वंस ब्रेन, इसका मतलब क्या हो गया, टू रैक वंस ब्रेन, टू रैक वंस ब्रेन का मतलब क्या हो गया, फोर्थ का सेकंड है, यानी कि टू थिंक वेरी हार्ड। टू रैक वंस ब्रेन यानी कि बहुत हार्डली सोचना, दिमाग पे जोर दे के आप कह सकते हो। उसके बाद है टू लर्न बाय हार्ट, दिल से सीखना, नंबर 5 इसका है फर्स्ट, यानी कि टू मेमोराइज समथिंग। टू लर्न बाय हार्ट, दिल से सीखना, यानी कि किसी चीज़ को मेमोराइज कर लेना। तो इसके बाद है आपका टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, मिडनाइट ऑयल को बर्न करना, इसका मतलब हो गया जी कि टू स्टडी और वर्क लेट इनटू द नाइट, रात को देर तक काम करना, उसको कहते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल, ठीक है। तो ये आपके ईडियम्स थे, ईडियम्स के सेंटेंसेस बनाने हैं आपने। तो ये सेंटेंसेस आपको बना के दिए गए हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद आपका ग्रामर का पार्ट आ गया। तो 2 सेंटेंसेस हैं कि सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रा विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवल बाय दैट टाइम। फिर है आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। जो सेंटेंस 1 है उसमें वर्ब जो है, वर्ब आपको क्या बताती है, एक्शन के बारे में बताती है कि क्या क्रिया क्या काम हो रहा है।
जो वर्ब बॉट है वो सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस यानी कि वर्ब की दूसरी फॉर्म, बाय बॉट बॉट। और जो सेंटेंस 2 है उसमें हैड पास्ट वर्ब है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है, ठीक है। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पास्ट पास्ट। तो आपको 2 टेंसेस दे दिए, ठीक है। एक तो आपका सिंपल पास्ट टेंस है और एक आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। 2 टेंसेस हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस हम इस्तेमाल करते हैं टू कंप्लीटेड एक्शंस को इंडिकेट करने के लिए, वन अकरिंग अर्लियर later past and the other more recently recent past. More recent action is expressed in simple past while the earlier action takes the past perfect tense. तो इसको मैं आपको ऐसे बताता हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस आपको बताएगा कि फर्स्ट काम क्या हुआ है और सिंपल पास्ट टेंस आपको बताएगा कि फर्स्ट काम के बाद आफ्टर फर्स्ट कौन सा काम हुआ है, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस दिया गया है, बाय द टाइम आई रीच्ड द पार्टी एवरीवन हैड फिनिश्ड ईटिंग। तो 2 काम इसमें बताए गए हैं, पार्टी में पहुंचना, रीच करना, और ईटिंग फिनिश होनी। तो पहले काम क्या हुआ, पहला काम आपको फर्स्ट काम बताएगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट आपका कौन सा है, जिस पे हैड लगा हुआ है, हैड और वर्ब की तीसरी फॉर्म हैड फिनिश्ड। तो हैड फिनिश्ड वाला काम सबसे पहले हुआ, यानी कि खाना वो खा चुके थे। पहले काम आपका ईटिंग का हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका काम रीच्ड वाला हुआ। सिंपल पास्ट टेंस में आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, ठीक है जी। और जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसमें आपका हैड के साथ अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। तो जो पहले काम हुआ है वो पास्ट परफेक्ट टेंस बताएगा आपको, और जो पहले काम के बाद जो काम हुआ है वो सिंपल पास्ट टेंस बताएगा, ठीक है। जैसे व्हेन शी रिटर्न्ड होम हर ब्रदर हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। तो होम रिटर्न होने का काम पहले हुआ कि प्रोजेक्ट फिनिश होने का, जो हैड जिसके साथ लगा हुआ है वो काम पहले हुआ, पहले प्रोजेक्ट फिनिश हुआ, बाद में वो रिटर्न्ड आई, ठीक है। तो ये आपके रूल हैं। तो आपने सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस से आपने इन ब्लैंक्स को ए से ई तक फिल करना है। व्हेन द डेलीगेट्स डैश एट द कॉन्फ्रेंस द कीनोट स्पीकर डैश द सेशन। जब डेलीगेट्स कॉन्फ्रेंस में आए, कीनोट स्पीकर सेशन ऑलरेडी बिगिन लिखा हुआ है, वो दे रहा था, ठीक है। तो सेशन दे रहा था वो, तो सबसे पहले काम क्या हुआ, सबसे पहले सेशन वो दे रहा था, बाद में वो आए, ठीक है। तो इसका आप लिखोगे, क्या लिखेंगे, ये था when the delegates arrived at the conference the keynote speaker had already begun the session, ठीक है। सेशन पहले ही शुरू हो चुका था, पहले सेशन शुरू होने का काम हुआ, उसके बाद वो अराइव हुए, ठीक है। पहले सेशन शुरू हुआ, तो सेशन शुरू होने के साथ आपका हैड लगेगा, हैड ऑलरेडी बिगन। बिगन आपकी तीसरी फॉर्म हो गई वर्ब की, बिगिन, बिगैन, बिगन, ठीक है। तो इसको देख के आप कर सकते हैं बड़ी इजीली। नेक्स्ट आपके पास पैराग्राफ कंप्लीशन है, आखिरी एक्सरसाइज। तो आपने करेक्ट फॉर्म का इस्तेमाल करके ये पैराग्राफ आपने फिल करना है। ये आखिरी एक्सरसाइज है। पिछले साल लास्ट ईयर माय पेरेंट्स एंड आई डैश अ फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स। लास्ट ईयर की बात है, पिछले साल की, तो पास्ट टेंस लगेगा। आई टुक आएगा, टेक टुक, ठीक है, टुक आएगा। अ फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स व्हेन वी डैश आवर एक्सपेंसेस वी रियलाइज्ड वी डैश टू मच ऑन अननेसेसरी परचेसेस। जब हमने एक्सपेंसेस रिव्यू किए तो हमें ये पता लगा कि हमने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया है। तो इनमें से पहला काम क्या हुआ, पहले वो खर्चा कर चुके थे, बाद में उनको पता लगा कि जब बाद में उन्होंने एक्सपेंसेस रिव्यू किए तो पहले अननेसेसरी परचेजेस हो चुकी थी, तो आपका इनके साथ हैड आएगा। हैड स्पेंड की तीसरी फॉर्म स्पेंट, हैड स्पेंट आएगा, ठीक है। और यहाँ पे रिव्यूड, पहली ब्लैंक्स में आपका आएगा रिव्यूड, दूसरी में हैड स्पेंट, ठीक है। ऐसे आपने करने हैं। जो काम सबसे पहले हुआ है उसके साथ हैड प्लस तीसरी फॉर्म, ठीक है, जैसे हैड कंप्लीटेड। और जो काम पहले काम के बाद हुआ है वहाँ पे आपकी सिंपली वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, हरिड। तो इस प्रकार से आपने करने हैं।
तो ये था आपका NCERT सॉल्यूशंस क्लास 9th के लिए जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है कावेरी। हमने चैप्टर किया है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। ऐसे और सॉल्यूशंस आपको मिलते रहेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट का लिंक जो है चैप्टर्स सिलेबस का लिंक, सिलेबस प्लेलिस्ट का लिंक और सॉल्यूशंस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।